और मित्रों, अब हम अपनी हरियाणवी लोक बोलियों उपबोलियों के साथ हाजिर हैं एक बार फिर से। और ये हमारी बातचीत का दूसरा हिस्सा है। अपने वायदे के मुताबिक शुरू में हम आपको मंगतराम शास्त्री जी ने जो बातचीत कही है हरियाणवी बोलियों के विषय में, उसका दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपको बोलियों के और नमूने सुनवाएंगे। तो कुल मिला के जब हम इस एरिया के हिसाब से बोलियों की जांच पड़ताल करते हैं तो हरियाणा में बागड़ी, अहिरवाली, मेवाती, ब्रिज, पूर्वी, कौरवी, जिसको नर्द की कह सकते हैं ओब्लिक में, पंजाबी, बांगरू और पुआधी, ये 9-10 तरह की बोलियां बोली जाती हैं। अब मतलब कोई ये कहे कि बांगरू हरियाणवी है, नहीं। यानी अगर पूरे हरियाणवी का यदि हमने खाका खींचना है तो फिर इसमें से किसी भी बोली को नहीं छोड़ा जा सकता। कोई भी बोली जो है उसको कम बत्ती करके नहीं देखा जा सकता। बांगरू इसलिए कह देते हैं कि ज्यादा एरिया में बोली जाती है। दूसरी बात ये है, बातचीत में कई बार आ भी जाता है कि जो है ना अक्खड़ सी बोली है, और जो हरियाणा के लोग जब बाहर जाते हैं तो प्राय चाहे वो शेखावटी के एरिया का ही क्यों ना हो, चाहे बागड़ी हो या चाहे वो पंचकूला का ही क्यों ना हो, जब उसको हरियाणा की पहचान की तरह से अपने आप को स्थापित करना होता है तो वो रोहतक की या जींद की बोली बोलता है। अक्खड़ है, एंडी सा दिखाना अपने आप को, रफ टफ दिखाना, जबकि सच्चाई नहीं है ये। रोहतक की बोली जो दिल्ली के आसपास का एरिया ना, रोहतक से ऊपर का एरिया, उसमें दिल्ली का प्रभाव है। और दिल्ली के अंदर जो सत्ता का केंद्र रहा तो निश्चित तौर पर अकड़ भी रही है, खड़ापन रहा है, खड़ी बोली जिसको हम कहते हैं। उसको छोड़ दें तो रोहतक की बोली में रस है। जैसे एक उदाहरण देते हैं ना कि भाई हमारे एरिया का, जींद की साइड का कोई बंदा उधर चला गया रोहतक साइड में और उन्हें पानी मांग लिया, तो वहां की औरत कहती है कि जी लोटे में ले आऊं बखोरे में। उन्होंने बोला एक बार और कहती, मेरा तो मुंह में पेट भर गया। ये मीठी बोली है। बांगरू बोली भी बड़ी मीठी बोली है, बहुत लहजेदार बोली है। मतलब इसको देखो, जल्दी में जब हम बोलते हैं तो मजा आता है, जब बनावट के हिसाब से बना के बोलते हैं ना दिखान खातर, तो फिर इसमें अक्खड़पन भी आ जाता है। उसका कारण भी अक्खड़पन का, क्योंकि यहाँ का जो जनजीवन रहा है वो ज्यादा सख्त रहा है, ज्यादा कठोर रहा है, संघर्ष का रहा है। पानी कम था, जब बारिश होती थी तो अनाज होता था, नहीं तो सूखा भी था ये एरिया। और नहीं देखा जाए तो मतलब यदि बांगर में हम किसी से बात करते हैं तो भी हो, आओ भाई, इस तरह से बोलते हैं। मतलब बोली में रस है। और बागड़ी की, मेवाती की, और क्या नाम है, अहिरवाल की या ब्रिज की, उनकी तो बात ही क्या है। उसमें तो मतलब हम जब सुनते हैं तो मजा आता है सुनते हुए। और ऊपर का एरिया जो है, हाँ, खदराई में, खादर में थोड़ा सा खड़ापन है, निश्चित तौर पे है, खड़ापन है, अकड़पन की, ये इसको लठमार की, ये जो भी मतलब प्राय जो बातें बोली के लिए प्रयुक्त होती हैं। कुरुक्षेत्र के एरिया में, यमुनानगर के एरिया में, अम्बाड़ा के एरिया में जो बोली बोली जाती है, बड़ी प्यारी बोली है, आनंद आता है सुन करके। इस सब के बावजूद ज्यादातर बांगरू का ही प्रभाव या प्रयोग क्यों होता है, इसकी एक वजह है, क्योंकि किसी भी बोली का जब हम असर देखते हैं तो उसका लोक साहित्य उठाते हैं, उसका कितना असर है। लोक साहित्य में मोटे तौर पर जितने शांगी भजनी हुए हैं प्राय वो दिल्ली के आसपास के, सोनीपत रोहतक के आसपास के एरिया के या इधर हिसार भिवानी के आसपास के रहे हैं, और उन्होंने इसी बोली का प्रयोग किया। नंबर 1। नंबर दूसरे, इससे अलग एरिया के भी जो लोग इस क्षेत्र में आए, जो भजनी हुए, सांगी हुए, जिन्होंने लिखा भी और जिन्होंने बोल के भी अपना कथावाचन किया या गीत रागनी गाए, वो भी गीतों को, रागनियों को इसी बोली में ही गा करके गर्वान्वित होते हैं। प्राय इसी बोली में भी गाते हैं। हमने अम्बाड़ा के गायक को भी सुना, कुरुक्षेत्र के गायक को भी सुना। जब वो रागनी गाता है तो रागनी इसी बोली में गाता है, वो जिस बोली में वो लिखी हुई है, और लिखी हुई ज्यादातर खड़ी बोली के आसपास की है। मतलब
आप देखेंगे कि सांग का जो आविष्कार है वो महेंद्रगढ़ के एरिया से होता है, नारनौल के एरिया से होता है बिल्कुल, जिस कई बार तो 13वीं शताब्दी तक लोग ले जाते हैं उसको। मेवात में सादुल्ला, हजरत सादुल्ला खां, जिसको दूसरे तीसरे नंबर पे लेते हैं हम, जिसकी महाभारत रामायण बड़ी चर्चित है, मैं उसके एक दो बात आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें लगता ही नहीं कि वो मतलब मेवाती है ये। अगर वो ये मेवाती है तो फिर मेरी बोली में उसमें कोई फर्क नहीं है। उसने लिखा है कि जाको साथी को नहीं वाको शहर उजार, सादुल्ला वाकी बदद आप करें करतार। बदद यहां मदद के लिए कहा गया। जाको साथी को नहीं वाको शहर उजार, जिसका कोई साथी नहीं उसके लिए शहर जो ना उजाड़ है। और सादुल्ला कहते हैं कि उसकी मदद तो करतार करेंगे, यानी ईश्वर करेंगे। इसमें थोड़ा ही तो फर्क है बांगर की बोली में और उस बोली में। बैठे पूरी न पड़े बैठे देगो कौन, बैठे पूरे को नहीं पाटे, बैठे बैठे कौन देवेगा। जो धंधों में से धन उपजे तो पंखा में से पौन, जिस तरह से धंधा करने से अन्न उपजता है, धन उपजता है, वो वैसे ही उपजता है जैसे पंखे में से पवन पैदा होती है। यानी चरई वेती जिसको हम कहते हैं कि चलना ही धर्म है, करना ही धर्म है। काम करने की इसमें कितनी गजब की शिक्षा है, ठेठ लोक में है। बैठे पूरे ना पाटे भाई। एक और पद है उसका सादुल्ला का जो मैं 2-3 पकड़ पाया। सत पे दुनिया में दो ही, एक बेटी एक बैल है। अब ये तो बिल्कुल मैं जींद की बोली बोल रहा हूं। सत पे दुनिया में दो ही, एक बेटी एक बैल, हाथ पकड़ गैले करें काही परदेसी की गेल। किसी भी परदेसी के साथ उसको साथ में कर देते हैं। सिर्फ काही शब्द जो है इसको कह लीजिए आप मेवात का, नहीं तो ये मतलब हमने पढ़ा कितना है, बहुत ही कम शोध वगैरह भी बहुत कम हुए हैं हरियाणवी के ऊपर। कुछ लोगों ने किए हैं, पुराने लोगों ने किए हैं, जिसमें केसी यादव का नाम आता है, शंकरलाल का नाम नाम आता है, पूर्णचंद शर्मा का नाम आता है, अपने देवी शंकर प्रभाकर हैं उनका नाम आता है। और कुछ आलोचनात्मक दृष्टि से हरियाणा के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य के ऊपर डॉक्टर ओपी ग्रेवाल ने कुछ लिखा है। लेकिन वो जो कुछ भी लिखा है या और लोगों ने भी लिखा होगा, मैं सबके नाम ना भी ले पाऊं तो रामफल चहल ने भी काम किया है और भी लोगों ने किया होगा बोली को लेकर के खास तौर पर, और हरियाणा के लोक साहित्य को समझने के लिए। तो उस सब को हमने कहां पढ़ा है, किसी एक एरिया की उठा ली और उसकी व्याख्या में लग गए और उसकी प्रतिष्ठा में लग गए। पूरे हरियाणा को समझने के लिए तो आपने पूरे हरियाणा की सारी बोलियों को बीच में रखना पड़ेगा। एक उदाहरण मेवाती का और देकर के मैं फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। मीरवजी हुए हैं, संत हुए हैं कोई उस एरिया के, मीरवजी कह सकते हो उसको। अपनी छब बनाए कर पी के पास गई, ये बहुत पुरानी कविता है, गाते हैं लोग, सूफी कविता है। अपनी छब बनाए कर पी के पास गई, जब छब देखी पीव की तो अपनी भूल गई। दिल दीपक दीवार जो जित देखूं उत तोय, कंकर पत्थर ठेकरी सभी आरसी होए। बिन पग बाजे घुंघरू बिना शंख भई घोर, बिन दीपक है गया चांदना मीरवजी अब क्या चाहे और। कितना सूफीज्म है इसमें, वो सूफी संत हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अहिरवाटी में और इस मेवाती में तो कोई ज्यादा अंतर मुझे दिखाई नहीं देता। बागड़ी में थोड़ा बहुत डायलेक्ट में फर्क पड़ सकता है और बांगरू के साथ भी थोड़ा बहुत लहजे में फर्क है। कुछ शब्द घूम फिर के मतलब थपेड़े खा के समय के बदल जाते हैं। बोली का ये एक गुण भी है, आगे बोली में ये ताकत होती है बदलने की, गुंजाइश होती है बदलने की। बोली में लचक होती है। बोली जो होती है वो कच्चापन लिए होती है,
ये जो कच्चापन है, जो लचीलापन है, फेरबदल की गुंजाइश है, अनगढ़ सहजता है, ये और गतिमयता है, एरिया वाइज गति करती है और अपने हिसाब से बोली परिवर्तित होती है। ये उसका गुण है, उसकी सुंदरता है बोली की। तो इस एरिया पे बहुत गुंजाइश है काम करने की। और यदि आप चाहते हैं कि एक हरियाणवी एक हरियाणा, इसको स्लोगन की बजाय, नारे की बजाय वास्तव में एक हरियाणी और एक हरियाणा और एक हरियाणवी, इस नारे को सही चरितार्थ करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो फिर पूरे के पूरे हरियाणा को समाहित करना पड़ेगा। किसी एक पर्टिकुलर एरिया को मतलब उससे नहीं रहा जा सकता, उसको उसकी हदों में नहीं रहा जा सकता, उसको ज़्यादा को विस्तार के साथ देखना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें एक और भी है कि राजनीतिक तौर पर हरियाणवी बोली के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कम काम हुआ है। मतलब आप देखेंगे कि हिसार, भिवानी, सिरसा मोटे तौर पर राजनीतिक जो दबदबा है इन एरियाओं का रहा है पूरे हरियाणा में आज तक। लेकिन उन्होंने भी अपनी बोलियों को भी नहीं, भाई बागड़ी की बोली है या जैसे बिश्नोइयों की बोली पर इसका मारवाड़ का भी असर है, शेखावटी का असर है, और बागड़ी शेखावटी एक ही तरह से मतलब एक ही रूप है इनका और साफ दिखाई देता है वो। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं काम किया। हाँ, वो एक काम जरूर करते हैं, जनता को यूज करने के लिए जनता में अपनी बोली तो बोलते हैं। मैंने देखा है चौटाला साहब को बोलते हुए देखा है, जो अपनी बोली में बोलता हो, भजनलाल को अपनी बोली में बोलते हुए देखा उन लोगों के साथ। बंशीलाल हामी वो बोलते सुने हैं। लेकिन जब इधर आते हैं हरियाणा, बाकी हरियाणा को संबोधित करते हैं तो हिंदी में ही संबोधित करते हैं प्राय। और इधर का एरिया जो है वो तो अपनी शान शौकत समझता है कि हम हिंदी में बात करें। ठेठ बांगरू में बात करने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं आप। और पुआध के एरिया के या कुरुक्षेत्र कोरबी के एरिया के तो नेता भी नहीं बोलते, वो कभी भी पुआधी बोली में लोगों को संबोधित नहीं करते। या नर्तकी जो है वो नर्तकी बोली में या कोरबी बोली में लोगों को संबोधित नहीं करते। ये जो हीन भावना है, सबसे बड़ी बीमारी तो ये है। अपने से प्रेम करना, औरों को अपने साथ शामिल करना, उसको औरों को कदर देना, स्वागत सम्मान देना और अपनी चीज से प्रेम करना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी बात है। और एक बात और है कि जब हम हरियाणवी बोली को समृद्ध कर रहे हैं तो हम यूं समझो कि हिंदुस्तान की जो हिंदी है, राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, इसको ही समृद्ध कर रहे हैं, इसके साहित्य को ही समृद्ध कर रहे हैं। ये जो बाणी है, जिसको हम बाणी बोली बोलते हैं, कितने बड़े बड़े संत हुए, चाहे कबीर है, चाहे रैदास है, चाहे वो नित्यानंद है, चाहे निश्चल दास है, चाहे गरीबदास है, या साधु रामगिरी हैं, या और जो लोग हैं, इवन ये जो बिश्नोइयों के बड़े संत हुए हैं, जम्बेश्वर, उन्होंने अपनी बोली में, अपनी बाणी में जो कुछ लिखा और कहा है, और अपनी बोली के आधार पर वो बड़े संत हुए हैं। तो मित्रों, हरियाणवी बोलियों के संदर्भ में ये था मंगतराम शास्त्री जी का उद्बोधन। हमने आपसे वायदा किया था कि हरियाणवी बोलियों को समझने के लिए उनका जो उद्बोधन है, उनकी जो बातें हैं, उसको 3 हिस्सों में हम आपको सुनवाएंगे। तो उसी श्रेणी से एक ये प्रस्तुति आपके सामने थी। और मित्रों, कैथल से अब हम आपको 2 वीडियोज़ सुनवाने जा रहे हैं। वैसे तो कैथल में भी बहुत तरह की बोलियां बोली जाती हैं, पर ये 2 सैंपल फ़िलहाल आपके सामने प्रस्तुत हैं। और पहली जो वीडियो है वो है हमारे दोस्त कपिल देव भारद्वाज जी की, और इन्होंने अपने गांव देवन के बारे में कुछ बताया है, अपनी बोली के बारे में कुछ चर्चा हमसे वो कर रहे हैं। कि मेरा गांव जो है देवन है, आप में तो शायद कुछ लोगों ने सुने भी होंगे। देवन जो है कैथल ते जींद जाते टाइम या कैथल ते असंध की तरफ जाते टाइम देवन बीच में आवा, यानी कि देवन ऐसा गांव है जिसमें तो 2 रास्ते कैथल ते आते टाइम अलग अलग हो जाए, यानी कि एक कैंची या वाई शेप कह लो, उसके बीच में मेरा पूरा का पूरा गांव बस रहा है। और अब कैथल की बात करेंगे तो बात करेंगे कैथल की बोली की भी,
वैसे तो हमारी बोली ने भी लगभग कुरुक्षेत्र, करनाल या अम्बाड़ा, जीटी रोड बेल्ट वाले क्या कहते हैं कि कैथल की जो बोली है वो ठेठ बोली है, पर साथियों असल में ऐसा नहीं है। कैथल की जो बोली है वो न तो सोनीपत, रोहतक की तरह इतनी ठेठ है, ना तो इतनी लठमार है, और ना ही कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा की तरह इसमें इतना मिठास है। तो यह जो बोली है हमारे बीच की, थोड़ा बहुत असर इसमें बागड़ी का है, थोड़ा बहुत कोरवी का है, और थोड़े बहुत खड़ी बोली का है। तो यह कचगढ़ सी बोली या भाषा हमारी है। कमेरे लोग उरे हैं, काम करने वाले लोग हैं, स्त्रियां नहीं है कि मतलब कहते यहाँ पे देहाती में खाने डाने से लोग कैथल के नहीं है, बचत करने वाले लोग हैं जिनकी पैसन तक कोई लेना देना नहीं, सिर्फ काम करना और पीछा छोड़ने मतलब है। कैथल की खासियत भी कई सारी हैं, या आप इतिहास तय लगा लो, अपनी भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान तय लगा लो, या फिर अगर आप और थोड़ा सा गहराई में जाओगे, महाभारत काल में जाओगे, तो भी कैथल में काफ़ी सारे तीर्थ हैं। जो 48 कोस कुरुक्षेत्र की परिक्रमा है, उसमें तो काफ़ी सारे तीर्थ कैथल के गांवों में हैं, जिनका जीर्णोद्धार अभी प्रदेश सरकार की ओर से अभी धीरे धीरे होने लग रहा है। पहला इतना नहीं पता था लोगों ने इनका बारे। उसमें कलाथ का कपिल मुनि तीर्थ है, कैथल की विधिकर झील है, और कसान हो गया या सोंगड़ का रिशोत हो गया, कई सारे गांव के जो हैं पावन तीर्थ हैं। कैथल की लीजिए अब दूसरी वीडियो सुनिए, और ये वीडियो हमें भेजी है हमारे दोस्त रामफल शर्मा जी ने। आप प्योदा गांव के रहने वाले हैं, और उन्होंने हमसे इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत कमाल की कहानी साझा की है। वो कहानी क्या है उसका तो पता आपको तभी चलेगा जब आप ये वीडियो देखेंगे। मेरा गांव कैथल तय 8-10 कोस की दूरी पे है। साथियों, आज हमने एक बात बताना चाहूँ मेरे गांव की, जो मैंने अपने बड़े बुढ़िया ने सुनी थी। मैं बताया करते कि कैथल रियासत पर पहला भाई साहब का राज होया करता, और हमारा गांव उसकी रियासत में नहीं था। तो भाई साहब ने एक बार सोचा कि प्योदा गांव ने रियासत में शामिल कर लूं और प्योदा गांव ने तोड़ लूं। तो उस अपनी सेना लेकर वो गांव प्योदा के पास पहुंचा। जब इस बात की खबर गांव के लोगों ने लगी तो सारा गांव लिगड़ लिया, कोई डंडे को हथियार को जेड़ी को कसी लेकर, और उन्होंने उसका पूरा मुकाबला कराया और उसको गांव में बढ़ने नहीं दिया भाई साहब को। तो जब उसको गांव में बढ़ने नहीं दिया तो वो वापस अपने महल में गया। तो ऐसा कहा बुजुर्ग कि जब वो महल में गया और जाकर पिलंग पे सोने लग गया, तो उसने अपने पैर नहीं पछारे, पैर उसने मोड़े रखे। जब उसकी माँ उससे पूछने लगी कि बेटा पैर पछार ले, तो उसका क्या जवाब था साथियों कि माँ पैर तो पछार लूं, फिर यूं आगे प्योदा खड़ा है। तो मित्रों, मीनाक्षी जोशी जी हमारे कुरुक्षेत्र में एक बेहद कर्मठ और प्रतिभाशाली शिक्षिका हैं, पर बेसिकली वो फतेहाबाद के भट्टू कलां जगह से हैं। तो जब हमने उनसे गुजारिश की तो उन्होंने अपनी बोली को याद करते हुए, उस मीठी सी बोली को याद करते हुए कुछ चीज़ें हमें भेजी हैं। तो आप भी लीजिए, सुनिए। सगड़ा जना ने मेरी राम राम। मैं कुरुक्षेत्र में रहूं और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में भट्टू गांव की रहने वाली हूँ। भट्टू की मैंने बोली और खान पान बहुत ज़्यादा पसंद है। भट्टे की बोली तो इतनी मीठी है कि मैं ताने बता कौन सकूँ नी। जब भट्टे बोलना नी तो न्यू लागे जानो मिश्री सी घोड़ा। और खान पान के बारे में मैं क्या बताऊं थाने कि भट्टे चना हुआ और हरा छोलिया
जब मैं हरा छोले की सब्जी खावा तो इतनी स्वाद लगे कि खाता खाता मैं उंगली चाटन लग जा। और बठेगा प्याज, हमारी भाषा में तो गंठा कहे, और गंठा इतना स्वाद, इतना मीठा, क्यों बठे टिब्बे की जमीन है, टिब्बा कवे, बठे जो रेत होवे नी बेने टिब्बा कवे, और बठे की जो टिब्बा है नी, और बठे जो भी चीज़ पैदा हुआ है तो वह बहुत मीठी हुआ है। बठे का मोठ इतना स्वाद, मैं जब बाजरी में और मोठ मिला के जब मैं खिचड़ी बनावा तो इतनी स्वाद बने बहुत ही ज़्यादा, और बाजरी भी बहुत मीठी है। बाजरी की खिचड़ी और बाजरी की रोटी जब मैं पे में टिंडी गालना नहीं बाजरी पे, बाजरी की रोटी पे टिंडी, जने देसी भाषा में टिंडी कवे और अठे मक्खन कवे, तो जब मेबे पे गाल कर खावा तो बस गड़ो सो तरजे। सारा जना हमारे खान पीन में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देवे। जब मैं एक दूसरे ने मिला, जब मैं राम राम कवा, मारा जब भी कोई आवे घरा तो मैं सगड़ा जना है बैंग चारों तरफ बैठ जाऊँ और सारा बिना की बातें सुना, बिना बातें करा, बिना का आओ भगत करा, मारू मेहमान बहुत खुश हो गए जावे। और एक आखिरी और बात बताऊं कि चना हमारा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा चोखी मात्रा में हुआ बैठे, तो चना जब इतना ज़्यादा हुआ है तो बैठे बेसन की बर्फ़ी बने, तो वह बेसन की बर्फ़ी भी बहुत ज़्यादा स्वाद हुए। हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्वाद और चोखी मात्रा में बैठा हुआ है। जी हाँ, मैं ताना बतायो बाजरा, मैंने बाजरी कमा में छोटी बाजरी हुआ, छोटा छोटा नन्ना दाना हुआ बेंगा, और बाजरो हुआ मोटो, और बाजरी हुआ चमा नन्नी दानी हुआ, दाने से नन्ने हुए। मूंगफली और गंठो और छोलिया और मोठ। सिरसा की जो बोली है वो भी बाकी जगहों से अलग है। वहाँ की बोली पर पंजाबी का काफ़ी प्रभाव है। तो वहाँ से एक ये वीडियो हमें भेजा है हमारे दोस्त रविंद्र ने, आइए सुनते हैं। ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ और डिस्ट्रिक्ट है यही सिरसा से। इतों सिरसा जो है जो हैडकुआटर है डिस्ट्रिक्ट का मेन इतों 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और बठिंडा जो कि पंजाब का एरिया है वो इतों डिस्टेंस होता है 40 किलोमीटर। और ईवन जो यदि रेडियस हैगी है नॉर्थ साइड जो भी एरिया है सिटी का वो पंजाब नाल टच है, यदि बाउंड्री है पंजाब नाल टच करती है। और इधरों जे वैस्ट साइड जाइए तो वैस्ट साइड मोर दैन 25 किलोमीटर जोड़ा है राजस्थान शुरू हो जाता है। ये सिटी बारे जानकारी है, इसका हिस्टोरिकल परस्पैक्टिव है जोड़ा वो हाले स्टडी एंड रिसर्च करना है, वो बाद में थोड़ा दस देंगा, पर मोटा मोटा इन्ना ही दस रहा कि मंडी डब वाली जो है ये एरिया है जो ये पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर शेयर करता है।
ਔਰ ਮੋਸਟ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਡਾਹ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਪਹਿਨਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਗੜੀ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ मतलब ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੋਮੀਨੇਟਡ बागड़ी लोग भी ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ बोलते हैं। और मित्रों, अब हम आपको एक नमूना सुनवा रहे हैं पानीपत की बोली का। ये नमूना हमें बड़े ही जतन से भेजा है हमारे वरिष्ठ साथी रहे मास्टर कलीराम जी ने। तो उनका जो गांव रहा है वो अलूपुर रहा है पानीपत ज़िला में। तो आइए हम सुनते हैं उनके उस क्षेत्र की ये प्रतिनिधि बोली। मेरा नाम सुल्तान सिंह है जी, गांव अलूपर, जिला पानीपत, तहसील मतलोटा जी। आपका पानीपत से कितने दूर पड़ता है? 27 किलोमीटर दूर पड़ा जी गांव। अच्छा अच्छा। तो आपकी उम्र कितनी होगी जी? मेरी होगी जी 63-64 के करीब होगी। अच्छा अच्छा। तो अपने जीवन का जो आपका बचपन का जीवन है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। आपका बचपन में भाइयों के साथ या स्कूल में कैसे गए, उसके बारे में कुछ बताइए। बचपन में जी पहले गुल्ली डंडा खेल लिया करते, ये भाई वहाँ खेल रहे नहीं। पहले गुल्ली डंडा खेल लिया करते भी एक में हमारा दोस्त था बलजीत, तो खेलते खेलते उनके बगल में एक लड़का है यार था, और डेली रोज ये पूछा करता राज मेरी मान के बनाया। तो जिस दिन वो न्यू कंधा तेरी मान बनाए मीठे चौल, वो न्यू कंधा जमा तोड़ कर दिया भाई मेरी माँ पर की मान हरियाणा। और जिस दिन फिर उसका तो रोज का यूँ है काम था, रोज खेलते तो बोले आज के बनाया तेरी माँ मेरी मान रहा है, आकाश तेरी मान बनाया बाजरा, आज मेरी माँ वर्गी भी सत्यानाशन मान भाई हरियाणा। तो जी इसे थे अरीब तो वहाँ ना खेल रहे, वहाँ ना प्रेम भावना रही, ना कुछ रहा। तो आप अपने जैसे स्कूल में गए हो, कहाँ तक पढ़े हो, कोई स्कूल की ऐसी रुचिदायक घटना हो उसके बारे में बताओ। हाँ हो स्कूल में जी मैंने करी मैट्रिक 72-73 में मोहाना से यूँ पढ़ा। पहले रोहतक जिले में था, फिर वो सोनीपत में आ गया। हमारे साथ एक माजरे का लड़का पढ़ा करता, तो 60-65 किलिया का जमींदार था। तो 10वीं में उस टाइम नाम मात्र नकल चलिया करती, कोई खास नहीं चलती। तो उसका बापू आ करता नकल गिरण। तो पेपर चल रहे थे, तो साइंस का पेपर था। तो उसका बापू बाहर बालक बैठे रंदे दयोरा छोरा फैल होगा साढ़े जनी, कोई पर्ची पैडगा, कोई मेरे वर्गा अशाब का दे दंदा पैडगा, उन्हें कोई सामाजिक का वो बाजदा धोती चढ़ांदा दाड़ नकल। 3 घंटे बूढ़े चूड़ चढ़ जंदी। फिर पेपर होंदा खत्म, वो पांदा गेट के आगे खड़ा वाला बोला बेटे आज तो तोड़ कर दिया होगा, रह देता तो दूना भट्ठा गोल कर दिया। क्या हो गया रहा पेपर तो साइंस का, तो कदी सामाजिक की गिरद, कदी हिसाब की, कदी हिंदी की। दया सिंह स्वामी, आप कुरुक्षेत्र में प्रिंसिपल हैं और मूलतः जींद के पास एक छोटा गांव है रामगढ़, वहाँ के रहने वाले हैं। हमारे गुरु रह चुके हैं। तो जब उन्होंने मेरी दरख्वास्त सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी बोली में कुछ भेजता हूँ, और उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें हैं जो अपने क्षेत्र के बारे में बताई हैं, और एक निमंत्रण है उनका इस वीडियो के साथ। तो लीजिए वो निमंत्रण आप भी पाइए। इतनी बूढ़ी बीमारी चल रही है, कोरोना नाम बोल रहे हैं इसने, सारा संसार में फैली पड़ी है। अपना आपने जमाइश बचा कर रखो। इसका एक के तरीका है, अपना घर में रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाना भी पड़े किसी न किसी काम था तो वो मुंह पर बुला लिया करो, कपड़ा सा बांध लिया करो जिसने मास्क बोलते हैं। और भाई मेरे नाम का जड़ तक सवाल है, नाम नूम तो देखो भगवान का होया करे, बाकी मैंने दया कहते हैं। गामा में तो दया कहाँ है,
मैं आजकल यहाँ कुरुक्षेत्र में एक सरकारी स्कूल है गुलडेरा, उसमें बड़ा मास्टर हूँ। जड़ा तक मेरे गांव की बात है भाई, मेरा गांव जींद भिवानी जब जावांगे जींद तय तो जानते हैं पहले गांव गेमाना पड़ा है। गेमाना बस में तो उतर के जमा 10 मिनट भी कौन लगते मेरे गांव में पहुंच जाओगे। और वहाँ पे मेरा गांव है, छोटा सा गांव है, रामगढ़ बोल रहा है मेरे गांव का नाम। और मैं बता दूं मेरे गांव की बात, मेरे गांव में जो रहने वाले जो लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे डब्बी प्यारे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बड़े प्यार रहने लग रहे हैं सारे। और इतना बढ़िया सुथरा गांव है, बस पूछो ना। मैं तुमने सारे ने कहूँ एक बार मेरे गांव में ज़रूर आओ। और जहाँ तक विशेषता पूछी थी हमारा एक बालक ने, विशेषता तो ये है बड़े बुजुर्ग का आकर दे भाई, ज़्यादा तो कर देख मैंने बेरा नहीं, बाकी बड़े बुजुर्ग तो सुना कर दे। हमारे गांव का दोहरा ही बीड़ पड़ा है, एक जंगल, उस जंगल में बताओ है एक तालाब है। और जब यू महाभारत टाइम की बात है, 48 को उसमें युद्ध लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र से लेकर जींद का सारा एरिया पड़ा है, हमारा गांव भी उसे मांग है। और उस भीड़ में एक तालाब है जिसमें जो दुर्योधन भाज कर छुपा था उसमें तालाब के अंदर। यह एक विशेषता, पुरानी विशेषता की बात अगर जब मैं बताऊं तुमने तो यह है। मेरे गांव के लोहा दौरे की बात करा, रामरा एक हमारे गांव के पास में ही है। रामराय जड़ा एक पांडु पिंडारा है, जित मौस के ऊपर नान भरे है लोग, लुगाई खूब जावा, खूब वहाँ पे नहाका हुए हैं, अपने सारे पाप धोका हुए हैं। और मेरे गांव की बात एक और बता दूं आपने, मेरे गांव में छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ पे बताया मैंने जरा जुकर इतने बढ़िया तरीके तो लोग रहे हैं आपस में, और पढ़ाई लिखाई भी बहुत करें भाई। मेरे गांव में तो एक बात बता दूं आपने, एक छोरा तो RBI जो बम्बे में जो बैंक है उसमें बड़ा अफसर है, एक तो डायरेक्टर पार्टर बन गया होगा, बड़ा अफसर है, नाम तो मैं देख मेरा नहीं। और बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है, एक हमारा सनिया का छोरा, एक हमारा रागिया का छोरा धूलगढ़ गुलडेरा में बड़ा मास्टर है। और उससे की छोरी महक स्वामी ये SDM लागी भी पीछे से। तो गांव छोटा है लेकिन उस गांव की जो बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद बहुत बड़ा है बड़का के ऊपर, और इतने बढ़िया तरीके से रहे हैं सारे। मैं एक बार फिर तुम सब ने गांव मान खातर नंदा दूँ, हमारे गांव में जरूर आओ। छोटा सा गांव बेशक है, जितना बांगे टेढ़े हाँ भाई तारी सेवा जरूर करांगे, जरूर एक बार गांव में आके मौका दो। और मित्रों, जींद से ही एक और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो हमें प्राप्त हुआ है मंजीत गौतम जी की बदौलत। इस वीडियो में आप देखेंगे कि उनके परिवार के बारे में वो कुछ बातें कर रहे हैं। तो एक तो ठेठ उस इलाके की जो जींद की बोली है उससे आपका परिचय हो सकेगा, और दूसरी मज़ेदार चीज़ ये है कि हमारे यहाँ किस तरह के नाम रखे जाते हैं उसका भी एक नमूना आपको मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारी बोली बदलती है, हमारे घरों में रखे जाने वाले जो नाम हैं वो भी बदलते जाते हैं। तो ये भी एक अपनी तरह का वैविध्य है। राम राम भाई सभी दर्शकों ने, मेरा नाम सुरेंद्र शास्त्री है और क्या नाम है, मैं ताऊ जय भगवान के पास बैठा हूँ और मजीद मेरे पास है। हम क्या नाम है अपने कुणुब्बे के बारे में बतला रहे हैं भाई। मतलब 2 ठोड़े से दौलतार गिरधारी 2 भाई थे। ये इनके बाप का नाम था नन्नू। ये बामनू मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों को मतलब ये बताएंगे वह कौन किसका है, किसका बापू कौन सा है, किसका दादा कौन सा है। यह जानकारी परंपरा थे मतलब बच्चों को ज्ञान हो, इसलिए हम इसको मतलब फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ताऊ बता दो दोस्त क्या बारे में बता, दोस्त का क्या पुत्र हुए? दोस्त 4 हुए हैं। एक आशा होया है और एक होया है दाराम, और तीसरा है देया और चौथा सिरिया। तो सिरिये की औलाद बिहारी गई हुई है और तीनों ही औलाद यहाँ गाँव में है। अच्छा, आशा सबसे बड़ा था। आशा का हुए 2,
एक पाली एक सोरंग, और पाली का हो गया मोजी मोजी, और सोरंग हो गए 3, जगराम, प्यारलाल, आनंद। फिर जगराम का हो गए 2, मोल्लू और अरिया। अच्छा, अरिये का फिर जन्ना और प्रेम। अच्छा, आनंद का लखी और टेकराम हो गए, और प्यारलाल का जल्ले संग, ओकम, सुरता, चंदर, ये हो गए। कोई हरेगन में ना। हाँ, ये हो गए। अच्छा, फिर इसके देइये का इंद्राज, बागू, बल्लू। इंद्राज का गोकल लहरी के रामेश्वर प्रभु। हाँ, ये हो गए। अच्छा, फिर इसके बागू का ज्ञानी हो गया, और बल्लू का मुंशी के चुड़िया, और ये चुड़िया हो गई। अर्दू ने बताया। हाँ, अर्दू का बशंबर कलिया और जगनू को संतु। अर्दू का बाप का क्या नाम था? अर्दू बाप का नाम दाराम। हाँ। अच्छा, इब ये मतलब दौलत क्या की पिड्डी फैलाई थी। इब मतलब मैं गिरधारी क्या की पिड्डी के बारे में बताऊंगा। गिरधारी का भी इसी प्रकार 3 पुत्र हुए। एक का नाम था चंदा, एक का नाम था किशन, एक का नाम था कुंजा। अच्छा, किशन का होया तुलसी के हुए 4, मेरू, तल्ले, अजारी और मातू। क्या नाम है? अजारी का हुए 3, सिरसंग, गोपी और बनवारी। और मातू का होया जगतू का होया शमशेर। और क्या नाम है? तल्ले का होया लक्ष्मण, बिरबल और अमृत। ये 3 पुत्र हुए। अच्छा, क्या नाम है? फिर आगे मतलब चांदक्या की बारी आ गई। चांदक्या के 2 पुत्र हुए, कृपा, एक कर्मू के 2 पुत्र हुए। क्या नाम है? एक गंगा, एक अरगोपाल। अरगोपाल के तो क्या नाम है? ये पृथ्वी, लीला, राज्य और मक्कड़। और क्या नाम है? गूंगा। और क्या नाम है? फिर बात इनका नाम गंगा क्या है? गंगा के शब्दन और जातिराम। अच्छा, फिर आगे बात कृपा क्या की? कृपा का परशु, जिता, ब्रह्मा, 3 भाई हुए। अच्छा, क्या नाम है? अब आते हम कुंजावाड़ में। कुंजा के हुए बलदेवा का रामफल के चंद्रास। अच्छा, फिर गासी का होया टेका का सतीश। और क्या नाम है? राजल और के नाम हो रमेश। अच्छा, और उनके नाम है फिर प्यारराम का देसू। अच्छा, देसू का बहाना राजेंद्र। और के नाम है? फिर वो है मसूदी का है ओम प्रकाश, सीता और सत्यनारायण। ये पूरी पिड्डी फैलाई थी। तो क्या कौन सा बड़ा का लगा। और मित्रों, हरियाणवी जो अंचल हैं उनके बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, पर जो ख़ास तरह की हरियाणवी है, जो अपने आप को बहुत ख़ास तरह से असर्ट करती है, उसकी एक वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। सुमन मलिक जी हैं गोहाना से, उन्होंने हमें वो भेजी है। हरियाणवी बोलने का न्यारा स्वाद है ना? ना मुँह चिकड़ाना, ना दिखावा करना। और ये जो कई हरियाणा वाले अंग्रेज नहीं हैं, ये बेचारे अपने आप ने पढ़ा लिखा दिखाने खातर इतने दुखी हो ही रहेंगे अंग्रेजी बोलने में, और बस पूछे ना अपने आप और आपा तक कितने भी जाना अपने आड़ी पे आए बना रहते हैं। 2 मिनट तो है नहीं, अगली दिखावा कर लिया, चल भाई इस गल मुँह चकड़ा लिया, वो कर लिया, फिर तो अपने आड़ी पाए पाछे धुमा ठा दी। चाहे कितने भी जालू, चाहे स्कूल में, चाहे किसी वर्कशॉप में, जब तक ये हरियाणवी ना बोल लेना इतना कति स्वाद नहीं आता। घर में बालक हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, सारी बात हैं, पर वे भी नहीं कहेंगे मम्मी जब अपने वाली बोलना है ना, जब न्यारा स्वाद आ। राजकुमार जांगड़ा जी एक लेखक हैं, कवि हैं, और लगातार हमारे हरियाणवी लोक जीवन की सृजनात्मक अभिव्यक्ति करने वाले व्यक्ति हैं।
आप स्कूल में पढ़ाते हैं पर सामाजिक कार्यों से भी लगातार आप जुड़े रहते हैं। आपने हमें अपनी बोली में, हिसार की बोली में वहाँ के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। किस तरह से गाँव हैं जो हमारे, उन्होंने अपने स्वरूप बदले हैं। हिसार में मौसम के मिजाज कैसे रहते हैं, वहाँ की फसलें, वहाँ के लोक जीवन के बारे में उनकी इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। डबियो, मेरा नाम राजकुमार सर, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाया करूँ। मेरा जो रहन सहन है वो हिसार में है और थम जानो सो कि हिसार इसी जगह पर बसा है जड़े जाडा में तो घना कसूता जाडा पड़ा है और गर्मी में तो जमा चाड़ा पैट दे। उरे खुश्क खेती होवे से आड़े का सब तक घने लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, यानी उनका गुजारा खेती बाड़ी पर है। और भाई आप सारे जाना सा किसी भी देश में और दुनिया में शहर तो एक ही जैसे हैं। जो उस देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में अपन जानना है तो भाई गांव में चलना पड़ेगा, यानी कि उड़े गांव देखने पड़ेंगे। शहर तो उस देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम किमें वेरा नहीं पढ़ सकते। और भाई हिसार के आसपास के बारे में मैं कुछ आपने बताना चाहूँ। पुराने ज़माने में तो गांव के लोग सब तक घने खेती बाड़ी और डांगर पशु पर निर्भर थे। पहला तो खेती का सारा काम बलदा तय करा करते, जिसमें सारा कुंबा पूरे साल लटो पीन रहा करता, यानी उनने क्या करे हैं वह मरण में भी फुर्सत नहीं मिला करती। पूरी साल यानी कि पूरा कुंबा लगे रहता। और जब फसल आने का टाइम होता उस टाइम तो भाई एक आदमी के दो बनाने की पड़ी रहती, यानी कि बहुत ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ा करती, क्योंकि वह खेती बलदा कर ले होया करती कि मैं इतनी ज़्यादा मशीनरी भी नहीं थी जिससे खेती का काम करा जा सके। और भाई इतनी मजदूरी लाने भी पैसा को नहीं हुआ करता, क्योंकि पीछे की उस टाइम भी कमा पेशी रहा करती। तो लोग नहीं सोचा करते कि भाई सारे का सारा काम हमें खुद ही कर लिया, मजदूरी ना लानी पड़े। और भाई उस टाइम में थोड़ी बरसात होया करती और गर्मी और सर्दी घनी कसूती पड़ा करती। और 2-4 साल में काल भी घना करड़ा पड़ जाता और कदे कदे कोई न कोई महामारी भी आ जाती भाई, जिसका मुकाबला करने का लोगों पे कोई साधन नहीं था। गांव में उस टाइम में घने जोड़ होया करते, जिसमें तो लोग पीने का पानी भी घने गाँव में तो जोड़ का पिया करते लोग। और भाई डांगर डोर भी उस जोड़ में पिया करते। उसके बाद में जो है कई जगह जो है जोड़ के कंठारे पे कुएँ भी खुदवाए लोगों ने। पीने का पानी तो कुएँ का प्रयोग करते और डांगर पशु जोड़ा में पिया करते। किसे किसे जोड़ दौरे जो है बड़ी बड़ी बनी भी हुआ करती, यानी घने जो गांव के आसपास थे जोड़ उनके दौरे भी बनी हुआ करती। भाई खेता में तो घनी बनी होया हुआ करती, जिसका चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे हुआ करते। और गांव जो है घना दौरा ही बेरा पटा करता कि अरे गांव बसे है, इतने पेड़ पौधे गाँव में होया करते। अरे बड़े गांव थे जो बनी के कारण ही। और घर जो है कच्ची ईंटां के बने थे, क्योंकि पक्की ईंट थी भी कम और भाई लोगों का ब्योंत भी नहीं था पक्के घर बनाने का। और एक घर में घने घने सदस्य रहा करते, पूरा कुंबा एक छोटा सा घर में भी रह जाया करता, यानी कि कई भाइयों के बालक, बहू, दादा दादी, यानी कि 2-2, 3-3 पीढ़ी इकट्ठी रहा करती। और भाई एक बड़ा कुंबा होया करता। उस टाइम में लाकड़ी के हल और लाकड़ी की गाड़ी किसान की पहचान होया करती, यानी लोग बाहर का आदमी भी आगे न्यू देखा करता भाई उस घर में कितने के डांगर पशु बंध रहे हैं, कितना बड़ा घर से। और भाई उसमें गाड़ी, रेड़ू, हाड़, ये सारी चीज़ किसी हैं। जिस घर में घने डांगर अच्छी चीज़ ये हुआ करती तो उसका ब्योंत का बेरा पड़ जाया करता भाई इसका ब्योंत
अच्छा है, यानी कि बड़ा किसान से, यानी कि वो मजबूत आदमी से है, उसकी हैसियत इन चीज़ा तक पिछाड़ी जा कर दी। भाई इब टाइम का गल सारी चीज़ बदल गई। अब ना तो कोई हड़ा न पूछता, और बड़द तो देख ही रहे हो कि किसी घर में से ही नहीं, और से तो भी एक बड़द वाली बग्गी आ गई है। तो ईब जो है गामा में बिजली भी पहुंच गई और पक्की सड़क बन गई, बड़दा की जगह ट्रैक्टर आ गए, और वह मोटे अनाज की जगह गेहूँ और चावल की खेती होने लग गई। खुशक खेती जो ऐड होया कर दी उसकी जगह नहर आ गई, और भाई बहुत सी जगह ट्यूबवेल वगैरह लग गए, जिसके कारण वे पानी की भी कमी नहीं रही है। और भाई गामा में उस टाइम में मनोरंजन के साधन थे, सांग होया कर दे, रामलीला होया कर दी, और भाई भजन होया कर दे गौशाला का अनाज इकट्ठा दाना इकट्ठा करने के लिए। वो चीज़ें भी आज का टाइम में बदल गई हैं। उसकी जगह ले ली मनोरंजन के साधन में टेलीविज़न ने। अब जो है हर घर में टेलीविज़न पहुंच गया, और भाई इकट्ठा जो कुंबा आया करता उसकी जगह ले ली इब न्यारे न्यारे ने, यानी कि सारे भाई अब छोटा कुंबा पसंद करे हैं, और छोटे एक घर में एक के आदमी का परिवार रहे, यानी कि मियाँ बीबी और उसके बच्चे। तो ये जो चीज़ है पहले के टाइम में अब में घना बदलाव आ गया है। और बूढ़ा बूढ़ी हैं वो ज़्यादातर देखे गए हैं कि पेंशन पर आधारित हैं, जो बुढ़ापा पेंशन मिला है उस पर आधारित हो गए। भाई ये जो मुखिया होया कर दे घर के इकट्ठे कुंबे में, उनकी हैसियत भी कमज़ोर होगी, और वो उतनी पूछ ही नहीं रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि फसल एक साल में घनी लेने लग गए लोग, खाद घना गिरने लग गए, जिसके कारण ज़मीन टूट गई है, यानी उसकी जो फसल पैदा करने की ताकत थी वह घट गई, कमज़ोर होगी, और अब खेती करना भी सबके बस की बात नहीं रही है। जिससे गाँव में या गांव में जो खेती का गला रोज़गार थे वह घट गए, और आजकल के जो गाभरू बालक हैं वह न्यू अंड हैं, जिसके कारण आज गाँव में वह बात नहीं रही है जो पहला थी। पहला गांव अपने आप में निर्भर थे, किसी शहर पर निर्भर नहीं थे, बल्कि शहर गाँव पर निर्भर थे। लेकिन आज समय बदल गया, टाइम का गला सब चीज़ें बदल गई। इस कारण से सब जो गाँव में पहले जो खुद अपने आप में निर्भर थे वो भी शहर पर निर्भर हो गए। और मित्रों, जब हमने गुजारिश की आप सभी से कि हमें वीडियोस भेजें, तो सबसे पहले जिन लोगों ने हमें वीडियो भेजा उनमें से हैं अमित। आप मिर्चपुर हिसार से हैं। तो अपनी बोली के विषय में वो बहुत सी बातें हैं, मज़ेदार चीज़ें जो अब छूटती जा रही हैं वो बता रहे हैं। आप वैसे प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं, आप में से बहुत से लोग उनसे वाकिफ़ हैं, और उन्होंने अपना पूरा ही जीवन रंगकर्म के लिए लगा रखा है। मेरा गांव मिर्चपुर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई हूँ, और कुछ है शहर में आ गए तो वो शब्द भूल गए। जिस तरह बनी थी, बनी में खेलने जा करते हम जोड़ पे माता दोकन जा करते, और एक घर तो पाछे नहीं, घर तो पिछले का नहीं गेर से हुआ करते, आंगन खुला ग्राउंड सा, तो बैरवाई हुआ करता हो। तो उसमें क्या करा करते उन दोपहरी में या शाम सांझे सी खेलने जाते, क्रिकेट खेलते या डंडा बित्ती खेलते, कई बार तो बीजो भी खेला करते और रोंडस भी खेला करते वो सारे, और गाड़े चलाया करते। गाड़ा में को गाड़े चलाते, खूब चलाते, कदे मतलब कि गाड़े चलाते तो गांव का चक्कर लग जाया करते, इतना खेलिया करते। एक उथे डील करने फिर कुकर लकीर मारने, ईंट ले लिया करते, कड़ियाँ लकीर मार के आ करते, उसके कोला गला काड़स गला वो लाइन से खींच दी, और उसमें फिर उन टोनी पड़ा करते भाई कितनी कड़ा पाई है, फिर वो काटकाने पड़ा करती। इस तरह के खेला करते गाँव में सारे में, मतलब कि नू नहीं देखा करते भाई रात हो रही है कि दिन है क्या अंधेरा है, आगे के कुछ हो रहा है।
कोई परवाह नहीं होंदी, नुए फिरे जाते गाँव में, बुणी में फिरे जाते, रजबाब चले जाते नहान। और ये जामन खाना, सतूत पर चढ़ना, ये मतलब कि एक कदे खरीद के नहीं खाई, नुए अपना चढ़ के पेड़िया पे खा लिए। और तो कंध पाछे खेला करते हम खूब वो कंध पाछे मैंने कई साल में समझ में आया, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया मैं यार ये कंध पाछे मतलब क्या था, कंध पाछे। तो ईब जाके समझ में आया ये दीवारों की बैक साइड को कंध पाछे बोला करते भाई, दीवारों की उधर मतलब कि घरों की जहाँ से घर के बैक साइड जितने भी घर थे उनकी बैक साइड में एक बहुत सारा ग्राउंड था, उसको बोलते थे कि कांदा पाछे, दीवारों के पीछे। तो वो कांदा पाछे मैंने बहुत साल में समझ में आया कि कांदा पाछे। और कई सारे ऐसे शब्द थे जिस तरह भाई चिमराट माच रहा है, लगदर दोस्ताना कहने कहते और लगदर क्या हाल है। तो इस तरह के बहुत सारे जो शब्द थे वो खो गए इन शहर में आ गए। और मित्रों, अमित मनोज जी के बारे में हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं। एक पूरा वीडियो उनके साथ हमने हरियाणवी बोलियों को लेकर किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत विस्तृत विवेचना है हमारी बोलियों के विषय में। तो उनसे जब हमने गुजारिश की कि वो भी हरियाणवी बोली पर कुछ हमें भेजें, तो उन्होंने प्रेमचंद जी की एक मशहूर कहानी है ठाकुर का कुआं, उसका अपनी बोली में अहिरवाटी में एक संस्करण करके हमें भेजा है। तो वैसे तो हमारे बहुत से जो मित्र हैं वो इस इलाके से हैं, उनकी बोली हम सुनते हैं, पर जब अमित मनोज जी ने इस कहानी को पढ़ा है तो तब मेरी ख़ास तरह की दिलचस्पी, ख़ास तरह का दृष्टिकोण इस बोली को लेकर पैदा हुआ है। तो हमें जो कई बार लगता है कि हमारे हरियाणा की बोली का मतलब एक ख़ास तरह से दमदार बोली, दूसरों को प्रभावित करने वाली बोली, अपने आप को असर्ट करने वाली बोली उस तरह से है, तब लगता है कि हमारे यहाँ पर बोलियों में मिठास की भी कमी तो नहीं। तो लीजिए, एक ये पूरी की पूरी कहानी है, उसका अहिरवाटी में उस आंचलिक टोन में ये अनुवाद, ये संस्करण सुनिएगा। यकीनन आप भी इस उपबोली के दीवाने तो हो ही जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में कई तरह की बोलियां बोली जाती हैं और उसमें से एक बोली अहिरवाटी बोली है, उपबोली आप कह सकते हैं। एक मित्र की पहल पर मैं मुंशी प्रेमचंद की चर्चित कहानी ठाकुर का कुआं आपको हीरवाटी में सुनाऊंगा। यह कहानी मेरे द्वारा संपादित प्रेमचंद की किसानी कहानियां में भी संकलित है। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है ठाकुर का कुआं कहानी। कहानी को शीर्षक से ठाकुर को कुओं। जोखू ने लोटो मुंह सी लगायो तो पानी में घनी भुंडी बदबू आई। गंगी सी बोलो, यू किसो पानी से, मारे बांस के पियो ना जावे। गलो सूख रहो से और तू सिडोडो पानी पिलावा सा। गंगी रोजीना शाम ने पानी भर लिया करे थी। कुओं दूर थो, बार बार जानो मुश्किल थो। काल वह पानी लाई तो मैं बदबू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू किसी, लोटो नाक सी लगायो तो सच में बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुआ में पड़ के मर गयो को, पर दूसरो पानी आवे किसी। ठाकुर का कुआं पे चढ़न कौन देखो, दूर सी लोग डांट मारेगा।
साऊ को कुओ गांव का परला बढ़ने से पण उत भी पानी कौन भरण देखो। चौथो कुओ गांव में सही ना। जोखू कई दिन से बीमार से, थोड़ी देर ताई तो प्यास रोक क्या चुप पड़ो रहो। फिर बोलो इब तो मारे प्यास के रहो ना चावे, ल्या थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दियो। खराब पानी पीना से बीमारी बढ़ जाएगी, इतनु तो जाने थी, पण नुना जाने थी। अग पानी ने उबाल देना सी उनकी खराबी जाती रसे। बोली यो पानी कै तरह पियोगा ना बेरो, कौन जानवर मरो से। कुआसी में दूसरो पानी ला दूसू। जोखू ने अचंबा सी कानी देखो, दूसरो पानी कितसी लावागी। ठाकुर और साहू का दो कुआसी के एक लोटो पानी भी ना भरण देंगा। हाथ पाव तुड़वा का आवागी और किमी ना वैगो, बैठ चुप चाली। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगा, ठाकुर लाठी मारेगा, साहू जी एक का 5 लेंगा। गरीबा को दर्द कौन समझे से। हम तो मर भी जावा सा तो दरवाजा पे कोई झांकड़ ना आवे। कंधो देनो तो बहुत बड़ी बात से। ऐसा लोग कुआं से पानी भरण देंगा। अण शब्दा में कड़वो सच थो। गंगी के जवाब देती, पड़े उन वो बदबूदार पानी पीने ना दियो। रात का 9 बजा था। थक्या ओढ़ा मजदूर तो सोएगा था। ठाकुर का दरवाजा पे 10-5 बेफिक्रा, जैन कोई फिक्र ही ना रहे, जमया था, इकट्ठा था। मैदानी बहादुरी को तो इब जमानू ना रहो और ना मौको। कानूनी बहादुरी की बात वैरी थी। कितनी होशियारी सी ठाकुर ने, थानेदार ने एक खास मुकदमा में रिश्वत दे दी और साफ निकल गो। कितनी अकलमंदी सी एक मार्का की मुकदमा की नकल ले आयो। नाजिर और मोहतमिम सब कहता नकल ना मिल सके। कोई 50 मांगे, कोई 100। बुरे बेपैसा कोड़ी नकल उड़ा दी। काम करन को ढंग चाहिए। आई टेम गंगी कुआं से पानी लेन पहुंची। चिमनी की धुंधली रोशनी कुआं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौका को इंतजार करने लागी। आ कुआं को पानी सारो गांव पीवस है, कै खातर रोक टोक को न। पण ये बदनसीब ना बर सकी। गंगी को विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदी और मजबूरियां पे चोट करने लाग्यो। हम नीच क्यों सा और ई लोग ऊंचा क्यों सी। आंख ले आक ई लोग गला में तागो डाली सी। बुरे तो जितना सी एक से एक छटा उड़ सी। चोरी ही करी, जाल फरेब ही करी, झूठा मुकदमा ही करी। इबी या ठाकुर ने तो ऊ दिन बिचारा गडरिया की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार के खाएगो। अन पंडित जी का घर में 12 मासी जुओ वैसे।
यो साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचे से, काम करा ली सी, मजदूरी देता नानी मरे से। क्या बात में सी ये हमसे ऊंचा, हाँ मुंह में हमसे ऊंचा सी। हम गली गली चिल्लावा को ना, आका ऊंचा सा, हम ऊंचा सा। कदे गांव में आ जाऊं सू तो रस भरी आंखें सी देखने लाग जाए सी, जै तरह सबकी छाती पे सांप लोटन लाग से। पण घमंड क्या ऊंचा सा। कुआं पे कह के आण की कहकावन की आट है। गंगा की छाती धक धक करने लागी। कोई देख ले तो गजब बच जाए। एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उन घड़ो और रस्सी उठा ली और झुक के चलती हुई एक पेड़ का अंधेरा साया में जाकर खड़ी रहेगी। कबन लोगा ने दया अवश्य कह पे, बेचारा मैंगू कई इतनी मारी अक महीना खून थूक तो रहो। आ बात खतर अक उन बेगार ना दई थी। ऊ पई लोग ऊंचा बनी थी। कुआ पे 2 बीरबानी पानी भरन आई थी। उनमें बात वहरी थी। खाना खान चल्या और हुक्म आयो कि ताजा पानी भर लाओ, गड़ा खातर पैसा कुन्या। हम लोगा ने आराम से बैठा देख के जैत्राण मर्दा ने जलन वैसे, हाँ जो तो ना आयो कि कलश भर के कलश उठा के भर लाता। बस हुक्म चला दियो, अक ताजा पानी ले आओ। जैतरा हम लोंडी सा, लोंडिया कोन्या तो कैसो थम रोटी कपड़ा नहीं पावा। 10-5 छीन झपट के ले लिया सा। और लोंडिया कैसी वैसी, मत लजावा जी, क्षण भर आराम करने जी तरस जावस है। इतनु काम कह दूसरा का घर कर देती तो आसी किते आराम से रहती। पे ऊपर से वो ईशान मान तो पूरा काम करता करता मर जाओ, पण कहीं को मुंह सीधो ना हुए। दोनों पानी भर के चली गई तो गंगी पेड़ की छाया से निकली और कुआं की जगत के कने आई। बेफिक्रा चला गया था। ठाकुर भी दरवाजो बंद करके अंदर आंगन में सोन जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक थोड़ी सी देर सुख की सांस ली। कहतरा मैदान तो साफ हुयो। अमृत चुरान खातर जो राजकुमार के जमाना में गयो थो, वो भी शायद इतनी सावधानी सी समझ बूझ के ना गयो वैगो। गंगी दबा पांव कुआं की जगत पे चढ़ गई। जीत को ऐसा अनुभव उन्हें पहला कदे ना आयो थो। उन रस्सी को फंदो, गड़ा में डालो। दाएं बाएं चौकन्नी नजरा से देखियो, जैतरा कोई सिपाही रात ने दुश्मन का किला में सुराग कर रहे हो वह। अगर आ टेम वह पकड़ ली गई तो फिर ऊ खातर माफिया रियायत की रत्ती भर उम्मीद को ना, माड़ी सी उम्मीद को ना। आखिरी में देवता ने याद करके उन कलेजो मजबूत करो।
और घड़ो कुआं में डाल दियो, पास दियो। घड़ा ने पानी में गोतो लगायो, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना भई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारा, घड़ो कुआं से मुंह तक आए पहुंचो आएगो। कोई बड़ो शहज और पहलवान भी इतनी तेजी से उन्हें खींच ना सके तो। गंगी झुकी कि घड़ा ने पकड़ के वह जगत पे धरे। हक अचानक सी ठाकुर साहब को दरवाजो खुल गो। शेर को मुंह आसी भयानक ना होगो। गंगे का हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ धड़ाम गड़ो धड़ाम सी पानी में गिरो और कई मिनट ताईं पानी में हलकोरा की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर कुण से पुकार तो भयो कुआं की तरफ आ रहे थो और गंगी जगत सी कूद के भागी जा रही थी। घर पूछ के देखियो अग चोखू लोटो मुंह सी लगाया, वही मैलो गंदो पानी पी रियो से। और यहीं पर मित्रों हमारा जो वीडियो है उसका दूसरा हिस्सा पूरा होता है और इसके बाद आप देख पाएंगे हमारी बातचीत का अंतिम हिस्सा, तीसरा वीडियो।